जब किसी शहर में ताकत और डर ही कानून बन जाए तो वहां की सड़कों पर शांति नहीं बल्कि खामोश जंग चलती है, जिसको आम लोग नहीं लड़ते बल्कि गैंग्स के अंदर बैठे खिलाड़ी लड़ते हैं। मॉबलैंड भी एक ऐसी ही दुनिया की कहानी है जहां पर हर रिश्ता असूलों से नहीं बल्कि फायदे से चलता है। लंदन में रहने वाले दो सबसे ताकतवर परिवार एक खौफनाक मर्डर की वजह से ऐसी गैंग वार शुरू कर देते हैं जिसको रोकना लगभग नामुमकिन बन जाता है। लेकिन उन दो परिवारों को एक सबसे होशियार आदमी कैसे संभालता है, यही हम इस सीरीज में देखेंगे। सीरीज का नाम है मॉबलैंड, जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। सीरीज इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक देखना तो बनता है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एक अंडरग्राउंड रूम के अंदर दो माफिया गैंग्स बैठी थी और उनके बीच में एक मीटिंग चल रही थी जिनको हैरी नाम का एक आदमी संभाल रहा था। फिर हैरी दोनों गैंग्स के लीडर को कहता है कि तुम लोग आपस में पिछले 30 सालों से लड़ रहे हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं निकला। उल्टा तुम्हारे झगड़े की वजह से मेरे बॉस को नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, हैरी कॉनर्ड नाम के एक आदमी के लिए काम करता है जिसकी फैमिली लंदन के अंडरवर्ल्ड पर सालों से राज कर रही है। कॉनर्ड ने ही हैरी को इन दोनों गैंग्स के बीच में सुलह करवाने का आइडिया दिया था ताकि उसके धंधे में कोई भी दिक्कत ना आए। फिर हैरी उन दोनों गैंग्स के लीडर को कहता है कि अगर तुम लोग अपने झगड़े को भूलकर एक साथ काम करने लगोगे तो इसमें सभी का फायदा होगा। ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम करने को तो तैयार हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। फिर हैरी इस बारे में अपने बॉस कॉनर्ड को बताता है, जो ऊपर वाली मंजिल पर बैठकर खाना खाते खाते रूम में हो रही सारी बातों को सुन रहा था। फिर वो हैरी को कहता है कि मुझे इन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर हमें अपना नुकसान होने से बचाना है तो हमें इनको मारना ही होगा। फिर कॉनर्ड के कहने पर हैरी वापस से रूम में आता है और सभी लोगों को मरवा देता है। अगले सीन में हम एक एडी नाम के लड़के को देखते हैं जो कॉनर्ड का पोता है। एडी हमेशा ही अपनी फैमिली की ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, और करे भी क्यों ना, उसकी फैमिली है ही इतनी ताकतवर। आज एडी अपने दोस्त टॉमी के साथ क्लब में पार्टी करने आया है और टॉमी की फैमिली लंदन के अंडरवर्ल्ड की दूसरी सबसे ताकतवर फैमिली है और वो लोग भी इलीगल धंधा ही करते हैं, जिसकी वजह से कॉनर्ड और उसके परिवार में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। टॉमी और एडी को अपने परिवार की लड़ाई के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं, लेकिन वहां पर एडी की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। पहले तो वो दोनों सिर्फ आपस में बातें ही करते हैं, लेकिन देखते ही देखते मामला उलझ जाता है। फिर एडी अपने पास रखे एक चाकू को उस लड़के के पेट में घुसा देता है और ये देखकर टॉमी बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो एडी को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब क्लब के सारे बॉडीगार्ड एडी को पकड़ने में जुट जाते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह अपने आप को बचाकर टॉमी के पास पहुंच जाता है, जो कि एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ था। फिर टॉमी गुस्से में उसको कहता है कि तुम पूरे पागल हो, तुम्हारी वजह से अभी हम मरते मरते बचे हैं। लेकिन एडी कहता है कि वो आदमी भी तो मुझ पर चाकू से हमला करने वाला था, इसीलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर वार किया। और फिर वो अपने पास रखा चाकू को नदी में फेंक देता है और टॉमी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम कॉनर्ड को देखते हैं जो अपने घर के पीछे वाले तालाब में मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसके घर पर उसका सबसे पुराना दोस्त आर्ची आता है। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर चरस, हेरोइन और गन की स्मगलिंग जैसी चीजें शामिल थी। कॉनर्ड आर्ची को कहता है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाकर और भी ताकतवर करना होगा ताकि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन रिची के बिजनेस पर कब्जा कर सकें। दरअसल रिची उसी परिवार का हेड है जिससे कॉनर्ड की हमेशा लड़ाई चलती रहती है। फिर आर्ची कहता है कि ऐसा करने से रिची और हमारे बीच में लड़ाई और भी बढ़ जाएगी, लेकिन कॉनर्ड कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो अपनी साथी जोसिया से कार गैरेज में खड़ा होकर कुछ बातें कर रहा था। तभी उसके पास केविन नाम के एक आदमी का फोन आता है और केविन एडी का बाप है। उसने हैरी को ये बताने के लिए कॉल की है कि कल रात एडी खून से सने कपड़ों के साथ घर पर आया था। और ये बात सुनते ही हैरी केविन को कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हैरी केविन के घर पर पहुंचकर एडी से पूछताछ करता है। एडी बताता है कि वो एक मामूली सा झगड़ा था जिसमें मैंने एक आदमी के पेट पर एक छोटा सा कट लगा दिया। हैरी पूछता है कि वो चाकू कहाँ है जिससे तुमने उस आदमी पर हमला किया था। एडी कहता है वो तो मैंने नदी में फेंक दिया, अब कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाएगा। तभी हैरी एडी की माँ बेला को कहता है कि मुझे वो सारे कपड़े चाहिए
जो इसने कल रात वाले हादसे के वक्त पहने थे। फिर बेला उसको वो कपड़े ला कर देती है। फिर हैरी एडी के फोन में से उस क्लब का एड्रेस लेकर वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में हैरी क्लब पहुंच जाता है और वहां के मालिक विल्जन के साथ बैठकर एडी की लड़ाई वाली सीसीटीवी फुटेज देखता है ताकि वो उस लड़के का पता लगा सके जिसको एडी ने घायल किया था। फिर हैरी विल्जन से पूछता है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? विल्जन कहता है, हाँ जानता हूँ, उसका नाम है हगीज और ये हमारे क्लब में पार्ट टाइम जॉब करता है। हैरी कहता है कि हगीज को कॉल करके पूछो कि इस वक्त वो कहाँ है। फिर जब वेल्जन उसको कॉल लगाता है तो वो बताता है कि इस समय मैं होमर्टन हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। फिर हगी का पता लेकर हैरी सीधा अपने एक खबरी को कॉल करता है जिसका नाम लियाम था और ये आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर काम करता है। फिर वो हैरी को बताता है कि थोड़ी ही देर में 2 पुलिस ऑफिसर्स हगी से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। और ये बात सुनते ही हैरी फिर से अपनी एक दोस्त को कॉल लगाता है जिसकी उस हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान थी। वो हैरी को कहती है कि मैं तुम्हें एक नर्स की डिटेल भेज रही हूँ, उसकी हेल्प से तुम हगी से मिल सकते हो। अब थोड़ी देर बाद हैरी हगी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और कहता है कि अभी कुछ देर में 2 पुलिस ऑफिसर्स तुमसे पूछताछ करने के लिए आएंगे। अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करोगे। और जब पुलिस वाले तुमसे एडी के बारे में पूछने आए तो तुम उनको कहोगे कि उस दिन क्लब में बहुत ज्यादा अंधेरा था जिसकी वजह से मुझे हमलावर का चेहरा दिखाई नहीं दिया। हैरी की धमकी से हगी बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। हॉस्पिटल से जाते वक्त हैरी केविन को कॉल करके बताता है कि मैंने सारा मामला सुलझा दिया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी अगले सीन में हम रिची को देखते हैं जिसकी वाइफ उसको बताती है कि कल रात से हमारा बेटा टॉमी घर पर नहीं आया, इसलिए तुम्हें पता लगाना चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ है। फिर रिची अपने आदमी कार्ल को टॉमी का पता लगाने के लिए कहता है। फिर कार्ल जाकर हर जगह टॉमी को ढूंढता है और तभी उसको एक आदमी बताता है कि कल रात टॉमी एडी के साथ था। फिर जैसे ही ये बात रिची को पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और केविन को फोन करके कहता है कि कल रात से मेरा बेटा टॉमी घर नहीं आया और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे बेटे एडी के साथ है। अगर तुम टॉमी को नुकसान पहुंचाकर मेरा बिजनेस हड़पने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत ही गंदी चाल है। केविन कहता है कि मेरा बेटा तो तुम्हारे बेटे से नफरत करता है, तो भला वो तुम्हारे बेटे के साथ क्यों घूमेगा? और रही बात बिजनेस हड़पने की, तो वो हम तुमसे कभी भी छीन सकते हैं तुम्हारे बेटे के बिना ही, इसलिए हमें तुम्हारे बेटे को किडनैप करने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहकर केविन फोन काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी अपनी वाइफ जेन के साथ बातें कर रहा था। तभी जेन कहती है कि हमें अपने रिश्ते को सुधारने के लिए थेरेपी सेशन लेना चाहिए। दरअसल हैरी अपने काम को कुछ ज्यादा ही अहमियत देता है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ जेन के साथ समय नहीं बिता पाता और इसीलिए उनका रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। फिर हैरी जेन को समझाता है कि थेरेपी सेशन में कुछ नहीं होगा। तभी उसके पास केविन का फोन आता है जो हैरी को बताता है कि एडी कल रात को रिची के बेटे टॉमी के साथ घूम रहा था और वो कल रात से घर भी नहीं गया, इसलिए रिची को ऐसा लगता है कि हमने उसके बिजनेस को हड़पने के लिए उसके बेटे को किडनैप किया है। हैरी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि मामला क्या है। फिर थोड़ी देर बाद हैरी एडी को कॉल करके पूछता है कि क्या कल रात तुम टॉमी के साथ थे? फिर एडी घबराते हुए कहता है कि भला मैं उसके साथ क्यों घूमूंगा। अब एडी की बातों से लग रहा था कि जरूर उसने टॉमी के साथ कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए वो हैरी को झूठ बोल रहा है। फिर हैरी बेला को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एडी को घर से बाहर मत निकलने देना। और बेला से बात करने के बाद हैरी कॉनर्ड को कॉल लगाता है ताकि वो उसको अपना आगे का प्लान बता सके। कॉनर्ड कहता है कि हमें इस मामले में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम अब क्या करने वाले हो। हैरी बताता है कि मैंने रिची के साथ एक मीटिंग फिक्स की है ताकि हम उसके बेटे की किडनैपिंग वाली गलतफहमी दूर कर सके। फिर कॉनर्ड हैरी को समझाता है कि अगर रिची मीटिंग में कोई भी होशियारी करने की कोशिश करे तो तुम उसके आदमियों के साथ उसको भी मार देना। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी अपनी टीम के साथ मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि जब मैं मीटिंग खत्म करके बाहर जाऊं तो तुम मेरे इशारे का वेट करना। अगर मैं अपने कोट की जेब में 2 बार हाथ मारूं तो तुम बिना एक भी सेकंड गवाए रिची और उसके आदमियों को मार गिराना। फिर हैरी मीटिंग करने के लिए पहुंच जाता है जहां रिची उसको कहता है कि मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो। फिर हैरी उसकी बात को नजरअंदाज करके कहता है कि हम यहाँ टॉमी के बारे में बात करने आए हैं।
फिर रिची हैरी को कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, उस दिन मेरा बेटा एडी के साथ ही था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। फिर हैरी कहता है कि तुम मेरी बात का भरोसा करो, मैं एडी से खुद बात करूंगा और पूरी सच्चाई का पता लगाऊंगा। फिर रिची जवाब देता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए तो उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। फिर मीटिंग खत्म होते ही हैरी कॉनर्ड को कॉल करके बताता है कि कुछ तो है जो एडी हमसे छुपा रहा है, लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि हम रिची को मारे या ना मारे। फिर कॉनर्ड कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसकी पत्नी मैवी आ जाती है और कॉनर्ड को कहती है कि अभी रिची को मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि एडी हमसे क्या छुपा रहा है, इसलिए बेवजह लड़ाई करने का कोई भी फायदा नहीं। मैवी की बात सुनकर कॉनर्ड हैरी को कहता है कि फिलहाल तुम उसे मत मारो। फिर कुछ देर बाद कॉनर्ड अपने घर में एक जरूरी मीटिंग बुलाता है, जहां उसकी बेटी सैरा, केविन और उसका दूसरा बेटा बेनर्ड और साथ में आर्ची भी मौजूद थे। फिर जैसे ही कॉनर्ड मीटिंग शुरू करने लगता है, मैवी कहती है कि मुझे आर्ची के ऊपर शक है कि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन रिची के साथ मिला हुआ है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम एक बार उसके सामने रिची के बिजनेस पर कब्जा करने की बात करना। अगर वो उसके साथ मिला हुआ है तो वो जरूर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। फिर कॉनर्ड मैवी की बात मान लेता है और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, कॉनर्ड सबसे पहले अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी को समझाता है कि हमें रिची के बिजनेस पर भी कब्जा करना होगा ताकि वो हमसे आगे ना बढ़ पाए। ये बात सुनते ही आर्ची कहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी उसका बेटा गायब हुआ है और वो इस चीज का आरोप हम पर ही लगा रहा है। ऐसे में अगर हम उसके बिजनेस को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो ये छोटी सी लड़ाई एक बहुत बड़ी गैंग वार में बदल जाएगी, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब वही हुआ जो मैवी ने कहा था, इसलिए कॉनर्ड को अब आर्ची के ऊपर शक होने लगता है। फिर वो कुछ बहाना बनाकर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी मैवी आर्ची से कहती है कि मुझे पता था तुम ही रिची के साथ मिले हुए हो। फिर आर्ची ये बात सुनकर एकदम से हैरान रह जाता है। तभी कॉनर्ड फिर से कमरे के अंदर आता है, लेकिन इस बार उसके पास एक गन थी। वो आर्ची को कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ के पीछे रिची के साथ काम कर रहे हो। आर्ची कहता है कि मैं अपनी दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा रिची के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, कॉनर्ड अपने पीछे से गन निकालकर बिना कुछ सोचे समझे उसको शूट कर देता है, जिसके कारण आर्ची की सोफे पर बैठे बैठे ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर घर के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कॉनर्ड ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया था और उसको खुद भी इस बात का बहुत दुख था, लेकिन धंधे में गद्दारी करने का यही अंजाम होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आर्ची सच में गद्दार था या फिर नहीं। इसका जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। सेकंड एपिसोड में हम हैरी को देखते हैं, जो कि कॉनर्ड के घर पर आर्ची की लाश को ठिकाने लगा रहा था। केविन बताता है कि पापा ने रिची के बिजनेस पर कब्जा करने की बात कही, लेकिन आर्ची उनके प्लान से सहमत नहीं था। इसलिए पापा को लगा कि वो रिची के साथ मिला हुआ है और फिर उन्होंने इसको ठोक दिया। लेकिन हैरी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आर्ची गद्दार हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कॉनर्ड ने यह फैसला लिया है तो उसको भी ये बात माननी ही पड़ेगी। फिर हैरी आर्ची की लाश को ठिकाने लगाकर अपने घर आ जाता है। तभी उसको कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। ये बात तब की थी जब हैरी और केविन एक दूसरे से जेल में मिले थे और वहीं पर वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। जेल से बाहर निकलने के बाद केविन हैरी को अपने घर ले गया। तभी से हैरी ने कॉनर्ड के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब जब हैरी सो रहा था तभी उसके घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन हैरी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम केविन को देखते हैं, जो अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस जा रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि रिची और उसके आदमी थे। फिर रिची केविन से पूछता है कि मेरा बेटा टॉमी कहाँ है। केविन कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन हमारी वकील ओहारा जल्दी ही हैरी को जेल से बाहर निकलवा लेगी और वो ही तुमसे इस मामले में बात करेगा। रिची कहता है तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर तुम मेरे बेटे का पता नहीं लगा पाए तो मैं तुम्हारे बेटे एडी को उठा कर ले जाऊंगा। अब रिची की बातों से केविन बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो अपनी वाइफ बेला के पास फोन करता है और कहता है कि मैं हैरी के 2 आदमियों को घर पर भेज रहा हूँ। वो एडी को पापा के घर पर छोड़ देंगे, क्योंकि अब वो ही उसके लिए सबसे सेफ जगह है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में फिस्क नाम का एक ऑफिसर हैरी से बात कर रहा था।
वो हैरी को कहता है कि मुझे ये बताओ तुम आखिरी बार आर्ची से कब मिले थे। हैरी कहता है कि मैं तुम्हारे फालतू के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और इतने में वहां पर ओहारा आ जाती है जो कॉनर्ड की फैमिली लॉयर थी। वो फिस्क से पूछती है कि आखिर तुमने हैरी को क्यों अरेस्ट किया है। फिर फिस्क बताता है कि हमें आर्ची से कुछ पूछताछ करनी थी, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हैरी से ही बातचीत कर ली जाए। ओहारा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं हैरी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही ओहारा हैरी को कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है? पुलिस ने तुम्हें उसी वक्त क्यों पकड़ा जब आर्ची की मौत हुई? हैरी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि आर्ची गद्दार नहीं था। हमारी गैंग में कोई दूसरा इंसान है जो हमारी बातों को बाहर पहुंचा रहा है। तभी हम देखते हैं कि फिस्क अपनी एक टीम पार्टनर मुकारा के साथ आर्ची के बारे में बात करता है और कहता है कि कॉनर्ड की फैमिली में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हमें हैरी पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि वो ही हमको असली सच्चाई तक पहुंचा सकता है। अगले सीन में हम बेला को देखते हैं जो एक सरकारी दफ्तर में आई हुई थी। तभी वहां उसकी मुलाकात अपने पापा बेनोक से हो जाती है जो कि देश का गवर्नर है। फिर बेला कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एक पार्टनर को अपनी असेंबली में कुछ बड़े बड़े लोगों से मिलवा दो और इस काम के लिए मेरा पार्टनर आपको बहुत पैसे देगा। लेकिन बेनोक बेला से बहुत बुरे तरीके से बर्ताव करता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। फिर वहां से जाते वक्त वो बेला को कहता है कि मुझे अपने पार्टनर की डिटेल भेज देना, मैं उसका काम करवा दूंगा। तभी हम हैरी के साथियों को देखते हैं जो एडी को अपनी कार में बिठाकर कॉनर्ड के घर पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी उनके पीछे रिची के आदमी लग जाते हैं। रिची कहता है कि मुझे एडी बिल्कुल सही सलामत चाहिए ताकि मैं उससे टॉमी के बारे में पूछ सकूं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग एडी की कार पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद हैरी के साथी जोसिया और किको एडी को बचाकर कॉनर्ड के घर पर ले ही जाते हैं। फिर कुछ ही देर में हैरी भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर कॉनर्ड उसे बताता है कि रिची ने एडी पर गोलियां चलवाकर बहुत गलत किया है, अब हमें भी उसे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन तभी हैरी कहता है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो कॉनर्ड को बताता है कि आज सुबह पुलिस वाले मुझसे आर्ची के बारे में पूछ रहे थे और ये बात सुनते ही कॉनर्ड कहता है इसका मतलब उन्हें कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चल गया है। हैरी कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो सीधा आपसे आकर पूछताछ करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि आर्ची गद्दार नहीं था, कोई और ही है जो हमारी बातें बाहर पहुंचा रहा है। अब कॉनर्ड को और भी गुस्सा आने लगता है। फिर वो हैरी को कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे इस बात का सबूत चाहिए। जाओ जाकर उस आदमी का पता लगाओ जो हमारे बीच में रहकर हमसे ही गद्दारी कर रहा है। फिर वहां से हैरी सीधा एडी के पास जाता है और कहता है कि मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी है, उस दिन टॉमी तुम्हारे साथ था, अब मुझे चुपचाप सारी सच्चाई बता दो। फिर एडी कहता है कि हाँ, टॉमी उस दिन मेरे ही साथ था, हमने थोड़ी बहुत देर क्लब में मजे किए, लेकिन जब मेरी उस आदमी से लड़ाई हो गई तो टॉमी वहां से भाग गया और उसके बाद से मेरी उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। अब एडी ने हैरी से झूठ क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हैरी कहता है कि तुम्हारे साथ 2 लड़के और भी थे, मुझे उनका नाम बताओ। फिर एडी जवाब देता है कि उनका नाम जैक और एल्फी था। दूसरी तरफ बेला अपने पार्टनर एंटोनी से मिलने के लिए एक होटल में जाती है और पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। एंटोनी कहता है कि मुझे और मेरे साथियों को तुम्हारे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर बेला कहती है ये तो बहुत आसान काम है, मैं तुम्हारी उनसे मीटिंग फिक्स करवा दूंगी। फिर एंटोनी कहता है कि मुझे पता चला है तुम्हारा रिश्ता अपने पापा के साथ ठीक नहीं चल रहा, तो क्या वो सच में तुम्हारी बात मानेंगे और क्या तुम उनके साथ मीटिंग फिक्स कर पाओगी। बेला कहती है वो सब पुरानी बातें हैं, अब मेरे और मेरे पापा के बीच का रिश्ता ठीक है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी उनसे मीटिंग फिक्स करवा ही दूंगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि असेंबली के लोगों से मीटिंग करवाने के लिए तुम जो पैसे देने वाले हो क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। एंटोनी कहता है हम पहले ही पैसों के बारे में बात कर चुके हैं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा 1 भी रुपया नहीं दूंगा। फिर बेला कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा ध्यान किसी और चीज पर है। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो रिची से मिलने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। रिची हैरी को कहता है कि मैंने तुम्हें पूरे 24 घंटे दिए थे लेकिन तुम मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाए, यानी कि तुम लोग गैंग वार करना चाहते हो। हैरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे बस थोड़ा वक्त और दे दो, मैं कहीं से भी टॉमी को ढूंढ निकालूंगा।
अब हैरी इससे आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही रिची अपने आदमी को कहता है कि इसको जरा वो फोटो तो दिखाओ जो तुम लोगों ने कुछ देर पहले ही खींची थी। फिर जैसे ही हैरी उन फोटोज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन फोटोज में उसकी इकलौती बेटी जीना थी जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर रिची कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मरवा दूंगा। फिर सारी बातें खत्म हो जाने के बाद हैरी जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है और घर पर जाते ही वो अपनी वाइफ से पूछता है कि जीना कहाँ पर है। फिर उसकी वाइफ बताती है कि वो अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन तभी वो फिर से अपने पुराने राग छेड़कर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता अब हमारा रिश्ता कुछ और दिन टिक पाएगा और तुम मेरे साथ थेरेपी सेशन में भी नहीं गए, इसलिए मैं कल अपने वकील से जाकर तलाक के कागजात तैयार करवाऊंगी। ये बात सुनते ही हैरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर जेन उसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी हैरी उसे बताता है कि रिची का बेटा टॉमी गायब हो गया है। ये बात सुनते ही जेन उससे पूछती है कि क्या इसी वजह से तुम मुझसे जीना के बारे में पूछ रहे थे? क्या अब हम लोगों की जान भी खतरे में है? हैरी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हैरी जैक और एल्फी के पास पहुंचकर उनसे पूछताछ करता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि टॉमी इस वक्त कहां पर है? वो दोनों बताते हैं कि हमने टॉमी को क्लब की लड़ाई के बाद से नहीं देखा। फिर हैरी पूछता है कि आखिर तुम लोग उस क्लब में पहुंचे कैसे? वो दोनों बताते हैं कि उस क्लब का मालिक एडी को जानता था, उसी की वजह से हम सब क्लब के अंदर जा पाए। और ये बात सुनते ही हैरी उन दोनों को साथ लेकर वेल्जन के क्लब में पहुंच जाता है। अब की बार वो पूरी तैयारी के साथ अंदर जाता है और अंदर जाते ही वेल्जन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। फिर उसको पीटने के बाद वो उससे सवाल करता है कि टॉमी कहाँ है। फिर वेल्जन हैरी को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और वहां टॉमी की लाश दिखाता है, जिसको बहुत बुरे तरीके से काट कर एक डिब्बे में बंद कर रखा था। हैरी पूछता है कि ये काम किसने किया है? वेल्जन कहता है कि ये काम मैंने खुद अपने हाथों से किया है और इसको पूरा करने में मुझे पूरे 3 घंटे लग गए। फिर हैरी कीको को भी उस लाश की पहचान करने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है एक बॉम्ब धमाके के साथ, जो कि केविन के घर में हुआ था। फिर वो हैरी को फोन करके बताता है कि अब रिची हम सबको मारने के लिए आ रहा है, उसने मेरा घर भी उड़ा दिया, लेकिन खुशकिस्मती से बेला वहां पर नहीं थी, इसलिए उसकी जान बच गई। फिर हैरी केविन को कहता है कि तुम एडी को लेकर हमारे यार्ड में मिलो, मुझे टॉमी की बॉडी मिल गई है। केविन से फोन पर बात करने के बाद हैरी जेन को उठाकर उसको कहता है कि तुम और जीना जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर जब हैरी अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जा रहा था, तभी रिची के 2 आदमी उन्हें मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर हैरी जेन को कहता है कि तुम कार के अंदर बैठो, मैं अभी सारा मामला संभालता हूँ। फिर हैरी उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, लेकिन वो दोनों हैरी की बात नहीं सुनते। फिर हैरी कॉनर्ड को फोन लगाता है और फिर से उन दोनों आदमियों को कहता है कि अगर तुम लोग चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य कॉनर्ड के इशारे पर मारा जाएगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। अब तुम सीधा रिची के पास जाओ और उसको जाकर बताओ कि जब तुम मेरे घर पर पहुंचे तो उससे पहले ही मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग चुका था। फिर वो दोनों हैरी की धमकी से डरकर उसकी बात मान लेते हैं। तभी हैरी अपनी फैमिली को लेकर माइक नाम के एक आदमी के पास पहुंच जाता है, जो उसका बहुत पुराना दोस्त था। फिर हैरी जीना और जेन को कहता है कि जब तक मैं बाहर सब कुछ ना संभाल लूं, तब तक तुम दोनों माइक के साथ उसकी बोट में ही रहोगे, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है। अगले सीन में हम बेला और उसके पार्टनर एंटोनी को देखते हैं। अब बेला अपने पार्टनर को अपने पापा से मिलवाने के लिए लाई थी, लेकिन जब वो सब लोग बातें कर रहे थे तो बेला अपने बैग में लगे एक सीक्रेट कैमरे से वहां पर हो रही बातचीत को रिकॉर्ड करने लगती है और इस काम में एंटोनी भी उसके साथ था। अब बेला ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। फिर मीटिंग की सारी बातें रिकॉर्ड करने के बाद एंटोनी और बेला वहां से चले जाते हैं। फिर रास्ते में बेला उसको कहती है कि ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, लेकिन एंटोनी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर तुम्हें दे दूंगा, ताकि हम दोनों के पास ही ये रिकॉर्डिंग हो। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं, जो केविन और एडी से मिलने के लिए उसके पास जा रहा था,
लेकिन तभी वो देखता है कि फिस्क भी उसका पीछा कर रहा है। फिर हैरी बिना कोई हरकत किए चुपचाप यार्ड में पहुंच जाता है और वहां जाते ही केविन और एडी को एक कंटेनर के अंदर ले जाकर वेल्जोन से मिलवाता है। फिर हैरी उसको कहता है कि तुम केविन को सब कुछ सच सच बता दो। फिर वेल्जोन कहता है कि उस रात जब क्लब में लड़ाई हुई तो एडी वहां से भाग गया था, लेकिन बाद में उसने मुझे एक मैसेज करके अपने पास बुलाया और टॉमी को लेकर फिर से मेरे साथ क्लब में आ गया। उस समय मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाया, लेकिन जब मैं वापस क्लब में आया तो टॉमी मर चुका था। केविन कहता है कि एडी ने तुम्हें उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कितने पैसे दिए। वेल्जोन बताता है कि पूरे $10,000। और ये बात सुनते ही केविन गुस्से में आकर एडी को पीटना शुरू कर देता है और फिर वो उसको पीटते पीटते एक रूम में ले जाता है। फिर केविन उसको बताता है कि तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी गैंग वार शुरू होने वाली है, क्योंकि तुमने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। फिर वो कॉनर्ड को फोन लगाता है और कहता है कि पापा एडी ने ही टॉमी को मारा है। अब कॉनर्ड कुछ बोल पाता इससे पहले ही मैवी वहां पर आ जाती है और उसकी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कॉनर्ड को कहती है कि तुम्हें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे पोते ने तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन रिची के बेटे को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन कॉनर्ड उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो केविन को कहता है कि हम इस बारे में घर पर बात करेंगे। अब फोन काटते ही केविन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके पापा ने एडी को सजा देने के बजाय उसको यूं ही छोड़ दिया, जबकि उसने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, एक ऐसा कांड जिसकी वजह से सब लोगों की जान खतरे में है। फिर हैरी कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक प्लान है। अगर ये प्लान काम कर गया तो हम सब कुछ वक्त के लिए रिची से बच सकते हैं। दूसरी तरफ कॉनर्ड मैवी को कहता है कि अगर हमें रिची को हराना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसके करीबियों को मारना होगा। केविन ने भी अपने आदमियों को बुला लिया है जो रिची को मारने में हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन मैवी कहती है कि मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। हमें रिची की वाइफ वरोन को अपना शिकार बनाना चाहिए, क्योंकि वही एक औरत है जिसकी वजह से रिची अपने हथियार फेंक सकता है। ये बात सुनकर कॉनर्ड कहता है कि मुझे तो ये प्लान भी सही लग रहा है, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि हैरी हम सबको मुसीबत से कैसे निकालता है। अगले सीन में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हैरी के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। वो हैरी को कॉल करके बताती है कि ओल्ड एज होम वाले मेरी माँ को रखने से मना कर रहे हैं और आपने मुझे वादा किया था कि अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी तो आप मेरी हेल्प करेंगे। फिर हैरी कहता है कि मैं सिर्फ 20 मिनट में ही तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। फिर ओल्ड एज होम आते ही हैरी मारिया की माँ के लिए एक रूम का इंतजाम करवा देता है, लेकिन वहां से जाते वक्त उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है और उसको देखते ही हैरी की कुछ पुरानी यादें ताजी हो जाती हैं। दरअसल वो बूढ़ा आदमी पहले हैरी का जेलर हुआ करता था और उसने जेल में हैरी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। फिर वो उन पलों को याद करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी मारिया उसे अपने साथ लेकर ओल्ड एज होम से बाहर आ जाती है। लेकिन इतने में फिस्क भी हैरी का पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों की फोटो खींचकर सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है। फिर कुछ ही देर में हैरी वापस से यार्ड में जाता है और केविन को अपने साथ लेकर वेल्जोन के पास जाता है। फिर वो उसको अपने प्लान के मुताबिक उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है। तभी वेल्जोन कहता है कि तुम लोग जो भी कहोगे मैं वही करूंगा, बस मेरी फैमिली को कोई नुकसान मत पहुंचाना। फिर हैरी कहता है कि हम तुम्हें रिची के पास ले जाएंगे, वहां जाकर तुम्हें रिची को भरोसा दिलाना होगा कि तुमने ही उसके बेटे टॉमी को मारा है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हारी फैमिली का मरते दम तक ख्याल रखेंगे। फिर वेल्जोन अपने परिवार को बचाने के लिए उनकी ये बात मान लेता है। फिर हैरी रिची को फोन करके बताता है कि मुझे तुम्हारा बेटा मिल गया है, लेकिन एक बुरी खबर है, किसी ने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए हैं। फिर ये बात सुनते ही रिची फोन काटकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हैरी केविन के साथ अपनी कार की अदला बदली कर लेता है ताकि जब वो रिची से मिलने के लिए जाए तो फिस्क उसका पीछा ना कर सके। फिर जब केविन हैरी की कार लेकर जैसे ही यार्ड से बाहर निकलता है तो फिस्क उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक केविन उसको शहर में घुमाकर एक सुनसान जगह पर ले आता है और वहां जाकर फिस्क को पता चलता है कि वो जिसका पीछा कर रहा था वो केविन है, ना कि हैरी। और ये सब देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। इतने में उसके पास उसकी टीम का फोन आता है और वो बताते हैं कि हमारे पास एक अनजान आदमी का कॉल आया था, उसने हमें आर्ची की लाश का पता बताया है। अब आखिर ये अनजान आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो वेल्जोन को लेकर रिची के पास पहुंच जाता है। फिर वेल्जोन रिची को बताता है कि जब टॉमी क्लब से भाग रहा था तब हमने उसे पकड़ लिया। फिर वो मुझ पर चाकू से हमला करने लगा, लेकिन मैंने अपने बचाव में
उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। अब अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके हाथों से वो चाकू छीना और फिर उसको मार दिया। फिर टॉमी के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले, इसलिए मैं उसकी लाश को अपने ऑफिस में ले गया और वहां पर जाकर उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए। फिर रिची हैरी को कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन इस आदमी से मैं खुद पूछताछ करूंगा और अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो तुम लोगों को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर हैरी वहां से चुपचाप बाहर आ जाता है और सीधा बेला के पास जाता है। फिर बेला उसे बताती है कि एंटोनी ने मुझे धोखा दिया है क्योंकि वो मेरी रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ताकि वो मुझसे पैसे हड़प सके। हैरी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। फिर होटल से बाहर निकलते ही हैरी सीधा एंटोनी के पास जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं हैरी एंटोनी के घर पर जाता है और वहां जाकर वो उसको घसीटकर एक कुर्सी पर बिठाता है। फिर वो उससे पूछता है कि बताओ वो रिकॉर्डिंग कहाँ है। फिर डर के मारे एंटोनी चुपचाप उसको वो रिकॉर्डिंग दे देता है और साथ में उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी। लेकिन जब हैरी वहां से जाने लगता है तो एंटोनी उसको रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उन पैसों को उसके मुंह में घुसाकर कहता है कि मैं तुम जैसा बिकाऊ नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने ये पैसे अपने पास रखो। फिर वहां से वो जाता है अपनी वाइफ जेन से मिलने के लिए और उससे मिलकर वो उसे रिची और कॉनर्ड के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन जेन उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानी जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। फिर हैरी कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना और जीना का सामान पैक करो, हम फिर से घर वापस जा रहे हैं। तभी हम कॉनर्ड को देखते हैं जिसके पास उसके एक आदमी का फोन आता है और वो बताता है कि पुलिस वालों को आर्ची की लाश मिल गई है। अब ये बात सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो इस बारे में मैवी को भी बता देता है। मैवी कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कॉनर्ड जवाब देता है कि मेरे और हैरी के अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि हमने आर्ची की बॉडी को कहां पर दफनाया है। फिर ये बात पुलिस वालों को कैसे पता चल गई। अब मैवी एक बार फिर से कॉनर्ड को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे हिसाब से हैरी पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है, लेकिन कॉनर्ड को हैरी पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो मैवी की बात को नकारते हुए कहता है कि तुम हैरी पर शक नहीं कर सकती, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। लेकिन मैवी तो इस बात पर अड़ जाती है, जिसकी वजह से कॉनर्ड अपने एक आदमी पॉल को कहता है कि तुम जेन पर नजर रखना, वो जहां भी जाए मुझे उसकी पूरी खबर चाहिए। दरअसल कॉनर्ड को हैरी पर नहीं बल्कि उसकी वाइफ जेन पर शक था और इसीलिए वो उसकी निगरानी करने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी और केविन आपस में बातें कर रहे थे। केविन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है हमारा प्लान काम करेगा। हैरी कहता है कि ये सब तो वेलजॉन पर निर्भर करता है, अगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो शायद रिची उसकी बात पर भरोसा कर ले और हम सबकी जान बच जाएगी। तभी हम डोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जोसिया के कार गैरेज में आकर उससे हैरी के बारे में पूछताछ कर रहा था। जोसिया कहती है कि मैं किसी हैरी नाम के बंदे को नहीं जानती, तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। डोनी कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नंबर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम हैरी को कॉल करके उसको मेरे बारे में बता देना, वो समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो जोसिया उसकी एक फोटो भी खींच लेती है ताकि वो हैरी को उसका चेहरा दिखा सके। अब ये आदमी कौन है और हैरी से क्या चाहता है इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। तभी डोनी के जाते ही जोसिया हैरी को फोन करके उसको डोनी के बारे में बता देती है, लेकिन हैरी कहता है कि मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। फिर जोसिया उसके पास डोनी की फोटो भी भेजती है, लेकिन हैरी उसको अभी भी नहीं पहचानता। फिर फोन काटने के बाद हैरी केविन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो जेलर याद है जो हमसे बहुत बुरा बर्ताव किया करता था। केविन कहता है तुम बातों को घुमाओ मत, सीधा उसका नाम बताओ। हैरी कहता है उसका नाम रसबे था और ये नाम सुनते ही केविन का दिमाग भी पुरानी यादों में खो जाता है, लेकिन वो हैरी को कहता है कि मैं इस नाम के किसी भी जेलर को नहीं जानता। फिर हैरी उसको कहता है क्या तुम सच में रसबे को नहीं जानते, लेकिन केविन कहता है कि अगर मैं उसको जानता तो मैं तुम्हें झूठ क्यों कहता। इसका मतलब केविन हैरी से जरूर कुछ छुपा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद हम जेन को देखते हैं जो अकेले ही डॉक्टर के पास थेरेपी सेशन के लिए आई हुई थी। फिर वो डॉक्टर से अपना सेशन लेकर वहां से चली जाती है। फिर बाहर जाकर वो अपनी दोस्त एलिस को मैसेज करके पूछती है कि
कि क्या हम दोनों कॉफी के लिए मिल सकते हैं। दरअसल एलिस वही लड़की है जिसने जेन को थेरेपी सेशन के बारे में बताया था। फिर जब जेन उससे मिलने के लिए जाने लगती है तो पॉल उसका पीछा करने लगता है और कॉनर्ड को बताता है कि मैं जेन का पीछा कर रहा हूँ। अब वो किससे मिलने के लिए जा रही है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। दूसरी तरफ केविन हैरी से बेला के बारे में बातें कर रहा था। केविन पूछता है कि क्या बेला अब भी होटल में ही रहती है। हैरी कहता है हाँ, और वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो तुम्हारे साथ कॉनर्ड के घर पर क्यों नहीं रह रही। फिर केविन हैरी को बताता है कि बेला पापा की वजह से ही घर पर नहीं आती, क्योंकि वो उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके हैं। ये बात सुनकर हैरी के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर केविन बताता है कि ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई थी, और जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं सीधा बेला के पास गया और उससे पूछा कि क्या मेरी माँ ने जो कुछ भी बताया है वो सच है। फिर बेला ने मुझे कहा कि जो भी तुम्हारी माँ ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। फिर केविन कहता है कि मैंने इस बात पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, क्योंकि ये मेरी शादी से बहुत पहले की बात थी और माँ के कहने पर ही पापा ने मुझे बेला से मिलवाया था, और फिर कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो गई। अब हैरी भी सोच रहा था कि क्या अजीब फैमिली है। अगले सीन में हम जेन को एलिस से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कॉनर्ड का आदमी पॉल उसका पीछा कर रहा है। फिर जैसे ही एलिस जेन के घर पर पहुंचती है तो उसका बर्ताव बहुत ज्यादा बदल जाता है। अब एलिस की बातों से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो हैरी और कॉनर्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले कि जेन उसको कुछ बता पाती, वहां पर कॉनर्ड खुद आ जाता है और उसको देखकर एलिस चुपचाप जेन के घर से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद कॉनर्ड जेन से हैरी के बारे में बात करने लगता है और बताता है कि हैरी मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं ये सह नहीं पाऊंगा, इसलिए अब से तुम किसी भी अनजान शख्स को हैरी और मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। कॉनर्ड की धमकी सुनकर जेन उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ मैवी एडी को समझाती है कि तुमने टॉमी को मारकर बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, क्योंकि ये काम इस घर का कोई भी आदमी नहीं कर सकता था। अब हम आगे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जिससे रिची पूरे तरीके से टूट जाएगा। दूसरी तरफ जेन हैरी को बताती है कि कॉनर्ड हमारे घर आया था, और ये बात सुनते ही हैरी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि अब कॉनर्ड उस पर भी शक कर रहा है। फिर वो गुस्से में जेन को कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें हमारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहिए था। लेकिन जेन उसको समझाती है कि मैंने तुम्हारे और कॉनर्ड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर हैरी उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि फिस्क के लिए ही काम किया करती थी, यानी कि वो एक अंडरकवर ऑफिसर है जिसने हैरी और कॉनर्ड के बारे में जानने के लिए ही जेन से दोस्ती की थी। तभी कुछ देर बाद हैरी बेला के पास जाता है और उसको एंटोनी की बनाई हुई वीडियो की दोनों रिकॉर्डिंग्स दे देता है, लेकिन बेला उसको कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ रिकॉर्डिंग लाने के लिए कहा था, ना कि एंटोनी से मेरी डील तोड़ने के लिए। फिर हैरी कहता है कि अब तुम उससे कभी भी नहीं मिलोगी, लेकिन बेला तो उसी के सामने एंटोनी को फोन करके कहती है कि जो कुछ भी हुआ तुम प्लीज उसे भूल जाओ, और हम दोनों की जो डील हुई थी वो अब भी बरकरार है। हैरी उसकी ये हरकत देखकर वहां से चला जाता है और रिची के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। रिची बताता है कि मैंने वेल्जोन से पूछताछ की तो मुझे पता लगा कि उसी ने ही टॉमी को मारा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए उसको मार डालो, ताकि मुझे तुम पर भरोसा हो जाए कि तुमने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं। फिर हैरी बिना वक्त गवाए वहां पर पड़े हुए चाकू से वेल्जन को मार डालता है। फिर ये देखकर हैरी को पूरा भरोसा हो जाता है कि हैरी ने उसको जो कुछ भी बताया है वो कुछ भी झूठ नहीं है। फिर वहां से निकलते ही हैरी केविन के पास फोन करता है और बताता है कि रिची हमारे प्लान में फंस गया है। अब ये खबर सुनते ही केविन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी हैरी उसको बताता है कि रिची ने एक शर्त रखी है कि हम सबको टॉमी के फ्यूनरल पर जाना होगा। और ये बात सुनते ही केविन के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो समझ जाता है कि वहां पर जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं केविन और हैरी रिची के बारे में ही बात कर रहे थे। केविन कहता है कि टॉमी के फ्यूनरल पर जाना खुद की मौत को दावत देने जैसा होगा, लेकिन हैरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये रिची की कोई चाल है। तभी केविन हैरी को बताता है कि तुम जिस जेलर रस्बे की बात कर रहे थे
वो मुझे याद आ गया, लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिल गया? हैरी कहता है कि जब मैं ओल्ड एज होम में गया तब मैंने उसको वहाँ पर किसी औरत के साथ बैठा हुआ देखा। अब मुझे नहीं पता कि वो रिश्ते में उसकी क्या लगती है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वो रसबेही था। अब केविन उसके आगे कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही उसके पास कॉनर्ड का फोन आ जाता है। वो केविन को कहता है कि तुम और हैरी 5 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंचो, हमें एक जरूरी मीटिंग करनी है। फिर जब हैरी कॉनर्ड के घर पर जाने लगता है तो जेन को कॉल करके बताता है कि तुम्हें भी टोनी के फ्यूनरल पर चलना होगा, क्योंकि रिची ने सभी को वहां पर बुलाया है। लेकिन जेन ये बात सुनकर बहुत डर जाती है। फिर हैरी उसको कहता है कि तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो कॉनर्ड के घर पर पहुंच जाते हैं और रिची के बारे में बात करने लगते हैं। कॉनर्ड कहता है कि अगर ये रिची की कोई चाल हुई तो हमारे पूरे परिवार की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन हैरी कहता है कुछ भी हो, चाहे ये उसकी चाल हो या फिर नहीं, हमें वहां पर जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम वहां पर नहीं गए तो वो हम पर शक करेगा। फिर हैरी कहता है कि रिची चर्च में हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ, जब हम उसके घर पर जाएंगे वहां जरूर हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें किसी भी तरीके से रिची के घर में कुछ हथियार ले जाने होंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं है। तभी हम ब्रैंडन को देखते हैं जो सेरा से मिलने के लिए उसकी शॉप पर आता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये दोनों कॉनर्ड के ही बच्चे हैं, जिनको हमने एपिसोड 1 के लास्ट में आर्ची की मौत के वक्त घर पर मीटिंग में देखा था। फिर ब्रैंडन सेरा को कुछ जरूरी बात बताने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहां जाकर बताता है कि परिवार वालों ने हम दोनों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, उनको हमारी कोई कद्र ही नहीं है, और यहाँ तक कि वो लोग हमें टॉमी के फ्यूनरल पर भी नहीं लेकर जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ब्रैंडन और सेरा एक दूसरे के सौतेले भाई बहन हैं, क्योंकि ब्रैंडन कॉनर्ड की दूसरी वाइफ मैवी का बेटा है और सेरा उसकी पहली पत्नी है। मैवी को सेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कॉनर्ड ब्रैंडन से नफरत करता है, क्योंकि उसने अपने बाप का बहुत सारा पैसा फालतू के बिजनेस में डुबो दिया है। इसलिए कॉनर्ड ने ये फैसला किया कि उन दोनों में से कोई भी टॉमी के फ्यूनरल पर नहीं जाएगा। फिर ब्रैंडन सेरा को एक ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर हमने एक साथ मिलकर काम किया तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा और उसके बाद परिवार के सभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। अब सेरा को भी ब्रैंडन का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो कॉनर्ड से बहुत सारा पैसा और हथियार लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। दरअसल ये यहाँ पर रिची के एक खास आदमी फ्रेडी से मिलने के लिए आया था। फिर हैरी उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम भी रिची को पसंद नहीं करते, तो क्या तुम मेरी एक काम करने में हेल्प करोगे? फ्रेडी कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं रिची को धोखा तो नहीं दूंगा। फिर हैरी अपने पास रखे हुए एक फोन में फ्रेडी को बहुत सारी फोटोज दिखाता है, जिसके अंदर फ्रेडी रिची की वाइफ वरोन के साथ होटल के रूम में ऐश कर रहा था। ये सब देखकर फ्रेडी के होश उड़ जाते हैं और फिर वो कहता है कि ये तो मेरा फोन है जो 1 साल पहले खो गया था, तुमको ये कहां से मिला? हैरी कहता है फिलहाल तुम फोन की चिंता मत करो, बस जो मैं कहता हूँ वो सुनो। मैं अपने साथ जो बैग लेकर आया हूँ उसके अंदर $50,000 है और उनके साथ कुछ हथियार भी। ये सारे पैसे तुम रख लेना, लेकिन जो उस बैग में हथियार हैं वो तुम्हें रिची के घर पर छुपाने होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल कर सकें। अब फ्रेडी के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो हैरी की बात मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेन के पास एलिस का फोन आता है। एलिस कहती है क्या हम कल कॉफी के लिए मिल सकते हैं, लेकिन जेन उसको बताती है कि कल हम टोनी के फ्यूनरल पर जाने वाले हैं, जो कि हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, इसलिए कल तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। फिर एलिस कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, हम कभी और मिल लेंगे। फिर फोन काटने के बाद वो ये सारी बात फिस्ट को बता देती है और उन्हें भी फ्यूनरल के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कॉनर्ड हैरी को साथ लेकर और अपनी पूरी फैमिली के साथ टॉमी के फ्यूनरल पर पहुंच जाता है, लेकिन रिची कॉनर्ड को बार बार घूरता रहता है, जिसकी वजह से मैवी उसको कहती है कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन कॉनर्ड कहता है कि तुम चुप बैठी रहो, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। फिर फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद कॉनर्ड का पूरा परिवार रिची के घर पर पहुंच जाता है। अब तक सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी मैवी वरोन के पास जाकर उससे झूठी मूठी हमदर्दी जताने लगती है और वरोन को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर वो मैवी की बेइज्जती कर देती है। दूसरी तरफ हैरी फ्रेडी के छुपाए हुए बैग में से गन और ग्रेनेड निकाल लेता है ताकि अगर वहां पर कोई भी गड़बड़ हो तो वो इनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब हैरी केविन के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि मैवी की वजह से रिची के घर का माहौल बदलता जा रहा है। फिर केविन मैवी को संभालने के लिए उनकी दारू में नशे की गोली मिलाकर उनको पिला देता है
तभी थोड़ी देर बाद रिची कॉनर्ड के पास आकर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी मीटिंग करना चाहता हूँ। फिर रिची कॉनर्ड को एक रूम में लेकर जाता है और बताता है कि मैं जानता हूँ टॉमी को एडी ने ही मारा है। अब ये बात सुनते ही हैरी की हालत खराब हो जाती है। अब वो टेंशन में आ जाता है कि रिची को ये बात कैसे पता चली। फिर रिची कॉनर्ड को कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को टॉमी के फ्यूनरल पर इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो सके। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ पर आए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं तुम्हें कहने वाला हूँ तुम उस पर गौर करोगे। मैं कोई गैंगवार शुरू करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हारा पोता एडी मुझे मेरे घर के आसपास या फिर किसी क्लब में दिखाई दिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मैं उसको मारूंगा नहीं, लेकिन चैन से जीने भी नहीं दूंगा। फिर ये प्यार भरी धमकी सुनकर कॉनर्ड की पूरी फैमिली वहां से वापस आ जाती है। तभी हम मैवी को देखते हैं जो बेहोशी की हालत से उठकर कॉनर्ड से पूछती है कि आखिर मुझे नींद की गोली किसने दी। कॉनर्ड कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैवी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि व्रॉन ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। फिर वो जल्दी से अपने एक आदमी पॉल के पास फोन लगाती है और उसको एक जरूरी काम करने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट डे जब व्रॉन अपनी कार में बैठकर शॉपिंग करने के लिए जाती है तो जैसे ही वो अपनी कार को स्टार्ट करती है, कार में एक बहुत बड़ा बॉम्ब धमाका हो जाता है जिसके कारण व्रॉन मारी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम किसका था? क्या मैवी ने पॉल को कॉल करके व्रॉन को मारने का ऑर्डर दिया था या फिर उसके पीछे किसी और का हाथ है? दोस्तों, व्रॉन को मारने के पीछे जिसका भी हाथ हो, रिची का शक तो कॉनर्ड की फैमिली पर ही जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनकी गैंगवार शुरू होती है या नहीं। सो प्लीज अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। टिल देन बाय बाय।